मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चूड़ा दही भोज के बहाने लालू पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और एलजेपी नेता पशुपति पारस की चूड़ा दही की भोज पर हुई मुलाकात की अब खूब चर्चा हो रही। जी हां, बिहार की सियासी गलियारे में ये भी चर्चा शुरू हो गई कि पशुपति पारस को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ऑक्सीजन दे दिया है। लालू पारस की जुगलबंदी से क्या बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में एलजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? जी हां, मोदी सरकार 2 में केंद्रीय मंत्री बनकर पशुपति पारस ने चिराग पासवान को जो घाव दिया था उसकी भरपाई भतीजे ने तो कर लिया, लेकिन अब बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में चाचा पशुपति पारस ने भी भतीजे चिराग को बड़ा घाव देने का प्लान तैयार कर लिया है। फिल्मी अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। जी हां, तमाम टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर लगातार यही सवाल उठे कि आखिर सैफ अली खान पर हमला क्यों किया गया। पुलिस तमाम एंगल से इस मामले में जांच कर रही है और उसने जल्द मामले का पर्दाफाश करने का दावा किया है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। जी हां, केजरीवाल ने कहा कि मुंबई के अंदर ये ऐसी पहली घटना नहीं है। इससे पहले फिल्मी अभिनेता सलमान खान के घर पर गोली चल चुकी है। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो चुका है। केजरीवाल ने कहा कि जब इतनी बड़ी हस्तियों को भाजपा की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो आम आदमी की सुरक्षा के बारे में क्या बात की जाए। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। जी हां, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टक्कर है, लेकिन कांग्रेस भी इस बार मुकाबले में नजर आ रही। जी हां, विधानसभा चुनाव 2020 और 2015 में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रही। जी हां, इसके लिए आप पार्टी द्वारा दिल्ली की जनता के लिए लोक लुभावन वादे भी किए जा रहे हैं। जी हां, इसी बीच फलौदी सट्टा बाजार ने दिल्ली चुनाव को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। जी हां, बता दें कि हर चुनाव से पहले फलौदी सट्टा बाजार चुनाव को लेकर भविष्यवाणी करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी फलौदी सट्टा बाजार ने भविष्यवाणी की है। फलौदी सट्टा बाजार ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का अनुमान जताया है। जी हां, फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार आम आदमी पार्टी को 37 से 39 सीट मिल सकती है, वहीं बीजेपी को 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। जी हां, इसके अलावा फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस को 3 सीटें मिलेगी। जी हां, बता दें कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें और बहुमत के लिए 36 सीटों की आवश्यकता है। दिल्ली में बीजेपी पिछले 27 साल का जीत का सुख खत्म करना चाहती है। जी हां, 1998 में उसकी दिल्ली की सत्ता से विदाई हुई थी और काफी जोर लगाने के बाद भी वो राजनीतिक की सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। बीजेपी को पता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी मिली थी, इसलिए पार्टी बहुत सोच समझकर कदम उठा रही है। जी हां, दिल्ली में नामांकन की अंतिम तारीख 17 जनवरी है, लेकिन पार्टी ने अभी तक सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। जी हां, कहा जा रहा है कि बीजेपी कुछ सीटें सहयोगी दलों को दे सकती है। जी हां, 70 सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी 2 सीटें अपने सहयोगी दलों को दे सकती है। इन सहयोगी दलों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का नाम शामिल है। जी हां, खबरों के मुताबिक जेडीयू को बीजेपी बुराड़ी की सीट दे सकती, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को नेता को देवली सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है और बजट 2025 से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हां, कैबिनेट ने बजट 2025 से पहले 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।
जी हाँ, आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा और 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले राज्य सरकारें, PSU आदि से सलाह ली जाएगी। 8वें पे कमीशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम का भी जल्द ऐलान होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 18 जनवरी को पटना आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद संविधान की रक्षा विषय पर आधारित एक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। जी हाँ, बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी के दौरे की जानकारी दी है। जी हाँ, बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की पहली बिहार यात्रा होगी। जी हाँ, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी पहली बार बिहार आ रहे हैं। उनके इस दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी 1 दिवसीय दौरे के दौरान गांधी सदाकत आश्रम जाएंगे। यहाँ पर एक नवनिर्मित स्टाफ क्वार्टर और एक ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे। स्टाफ क्वार्टर का नाम पूर्व PM इंदिरा गांधी और ऑडिटोरियम का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम इस दिशा में काम करें कि सिर्फ 2 बच्चों से ज्यादा वाले ही लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। हालांकि ये बात उन्होंने नगर पालिका और पंचायत चुनाव के संदर्भ में कही है। उनका ये बयान राज्य विधानसभा के जरिए 3 दशक पुराने कानून को बदलने की कुछ महीने बाद आया है, जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोका गया था। जी हाँ, नायडू पिछले 1 दशक से इस बात की वकालत करे कि बढ़ती उम्र की समस्या से निपटने के लिए तेलुगु लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। पिछले साल उन्होंने ज्यादा बच्चे वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने की जरूरत के बारे में बात की थी। जी हाँ, नायडू 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों के लिए ज्यादा सब्सिडी वाले चावल पर गौर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के जरिए देशव्यापी बहस छेड़ने के बाद उनके तमिलनाडु समक्ष M.K. स्टालिन ने भी उनके विचारों को दोहराया और लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद दूसरी बार ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध हटा तो अलग अलग विभागों में हजारों अधिकारी कर्मचारी इधर उधर हुए। जी हाँ, पहले 1 से 10 जनवरी तक के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाया था। बाद में इसे बढ़ाकर 15 जनवरी तक कर दिया गया। अंतिम दिन 18 विभागों के 16,000 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए। जी हाँ, देर रात तक तबादला सूचियां जारी होती रही। सबसे ज्यादा ट्रांसफर स्वास्थ्य विभाग में हुए। विभागीय कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए, लेकिन IAS और IPS के ट्रांसफर सूचियां जारी नहीं हुई है। जी हाँ, 9 जिले और 3 संभाग निरस्त किए जाने के बाद अब बड़े स्तर पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर होने शेष हैं। दिल्ली वाले अब तक कोहरे की मार झेल रहे थे, लेकिन बीते दिन बारिश ने ऐसी दस्तक दी है कि सिलसिला रात भर जारी रहा। जी हाँ, दिल्ली NCR के कई इलाकों में रात भर झमाझम बारिश होती रही। आज भी मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। नोएडा में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। जी हाँ, बारिश के चलते सड़कों पर देर रात गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक तेज गरज के साथ होने वाली बारिश के कारण दिल्ली में आने वाले 2 दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है। जी हाँ, आसमान में बादल छाए रहने और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की स्थिति के कारण दिल्ली आने वाली 29 ट्रेनें देर से चल रही है। प्रदेश में सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लोगों को आंशिक रूप से राहत मिली है। रिफंड पोर्टल के माध्यम से कुछ निवेशकों को उनकी जमा राशि वापस मिल रही है, लेकिन रिफंड की राशि डूबी हुई राशि का 1% भी नहीं है। जी हाँ, राज्य में लगभग 25 लाख परिवारों की 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अभी भी फंसी हुई है। वहीं रिफंड केवल 39 करोड़ रुपए ही किए गए। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से मुख्य रूप से 10,000 से 50,000 रुपए तक निवेश करने वाले छोटे निवेशकों को ही रिफंड दिया जा रहा है।
इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।